और राहुल गांधी, तो यहाँ पर कुछ उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसे में ना सिर्फ बीजेपी, ना सिर्फ कांग्रेस, सपा, बसपा, बल्कि इस समय ऐसा लग रहा है कि जो भी नाराज़ है वो अपने दल बदलने को आतुर है, चाहे बीजेपी की हों। जैसा हमने देखा कि जिस तरह से सिंधिया को जो सीट दी गई है गुना की, उसके बाद वहाँ से केपी यादव लगातार नाराज़ बताए जाते हैं। अगर हम जो राजस्थान की बात करें, यहाँ पर जो चूरू सीट है उससे जो सांसद हैं राहुल, वो भी खासे नाराज़ हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारी जगह हैं, और सिर्फ जगह नहीं बल्कि दल भी ऐसे बहुत सारे हैं जो एक दूसरे के टच में हैं, लगातार संपर्क में, क्योंकि नाराजगी के चलते ही सीटों को लेकर ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। पल्लवी पटेल का जिक्र करें, वो भी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर और पीडीए की विचारधारा को लेकर ही अखिलेश यादव से नाराज थी। तभी राज्यसभा में वोट सिर्फ यहाँ पर राजीव रंजन को देती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। साथ में अंकित शर्मा ने जिस तरीके से यहाँ पर दामन थामा है समाजवादी पार्टी का, साफ तौर पर ये बात तो कहते नजर आए कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की नीतियों से वे प्रभावित हुए हैं, नीतियों से प्रभावित हुए हैं। कामकाज का जो तरीका है, जो सोच है, जो विचारधारा है सपा की, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान में लाया और पाया कि सपा बेहतर है, बेहतर राजनीतिक पार्टी। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख किया। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए चिंताएं वाकई में बढ़ने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए का नारा देकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी आधार तय करने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव की पार्टी के लिए इन दिनों खुशखबरी की खबरें सामने आई हैं। जी हां, करीब 15 नेताओं ने विपक्षी दलों और कुछ संगठनों को छोड़कर यहां पर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि मेरठ या यूं कहें कि पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव इन दिनों सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। कुछ यहां पर राजनेताओं की बात करेंगे, जिनमें सुधीर कांत शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मेरठ से हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ बात करें सत्य प्रकाश मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वेद प्रकाश शर्मा, उमेश कुमार, अजीत शर्मा, मुनेश शर्मा, ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर ब्राह्मण महासभा के तहत भाजपा को समर्थन करते नजर आ रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहां पर समाजवादी पार्टी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर के अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ यहां पर मायावती को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के आधार पर हम आगे आने वाले वक्त में उनकी आवाज उठाएंगे और लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई करतब दिखा पाएगा। अक्षय से पहला सवाल रहेगा। अक्षय, जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी को 15 यहां पर कुछ नेताओं ने, कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने ज्वाइन किया है, क्या यहां पर अखिलेश यादव एक तो जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी में झटका देना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करके और यहां पर बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए दिनेश, जो मुख्य कहीं ना कहीं आधार है यहाँ पर मेरठ है। मेरठ से आपने जिक्र किया, जिस तरीके से अंकित शर्मा अपने लगभग 10 से 15 सहयोगियों के साथ शामिल हुए हैं सपा में। करीब एक दिन इस पूरे वाकया को हो चुका है। ऐसे में आप गौर करेंगे तो मेरठ की भी अगर खासतौर पर हम जिक्र करें तो वहाँ पर मुख्य रूप से वैश्य और ब्राह्मण समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है सूबे में, और माना जाता है कि दोनों ही समुदाय मिलकर काफ़ी हद तक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। ऐसे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। साथ में अंकित शर्मा ने जिस तरीके से यहाँ पर दामन थामा है समाजवादी पार्टी का, साफ तौर पर ये बात तो कहते नजर आए कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की नीतियों से वे प्रभावित हुए हैं, नीतियों से प्रभावित हुए हैं। कामकाज का जो तरीका है, जो सोच है, जो विचारधारा है सपा की, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान में लाया और पाया कि सपा बेहतर है, बेहतर राजनीतिक पार्टी। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख किया। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए चिंताएं वाकई में बढ़ने वाली है। जिक्र आपने यहाँ पर किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को और भी ज़्यादा कड़ी टक्कर देने के लिए क्या ये कदम जो अखिलेश यादव के द्वारा चला गया है, क्या ये कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर संभावनाएं तो ज़रूर है कि यहाँ पर टक्कर दी जा सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी बात आई कि ब्राह्मण समुदाय काफ़ी अच्छी संख्या में आता है मेरठ क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे, और केवल विधानसभा नहीं पूरे लोकसभा का स्तर देखेंगे, और लोकसभा में भी यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी चीज़ देखने वाली रहनी है कि अब इससे बीजेपी किस तरह आगे निकल के उभर पाती है। लेकिन अक्षय, यहाँ पर क्या जयंत चौधरी जो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्या चुनाव से पहले ही हार मानकर बैठ गए हैं? क्या उन्हें डर सता रहा था इस चीज़ का कि पश्चिमी यूपी में भी चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं चुनावी आघात पहुँच सकता है? देखिए, इस चीज़ की ये चीज़ लगातार
कही जा सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा सोच और संभल के की गई। दो जो लोकसभा प्रत्याशी उतारे गए हैं यहाँ पर जयंत चौधरी के द्वारा, साथ में जो एक विधायक बने, एक जो उनके पार्टी के विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं अनिल कुमार। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इससे पहले राजपाल बालियान का नाम था जयंत चौधरी के आरएलडी की तरफ से योगी कैबिनेट में शामिल होने का। राजपाल बालियान जाट समुदाय से आते हैं। यहाँ पर आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि ये किसानों की भी नहीं बल्कि ये जाटों की पार्टी है। अब ऐसे में ये एक जो टैगलाइन है ये पूरी एक तरीके से उन पर चिपक कर ना रह जाए, जयंत चौधरी की आरएलडी ये ना कहलाने लगे कि ये तो जाटों की पार्टी है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं पीछे हटने के लिए जयंत चौधरी ने यहाँ पर एक प्रकार से अनिल कुमार को आगे किया है जो एससी समुदाय से आते हैं। उसके जरिए वो यहाँ पर जो जाटव वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, उसको भी साधने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो 2022 के दिसंबर में मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। बीजेपी प्रत्याशी को जब यहाँ पर एक मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसमें जब उपचुनाव यहाँ पर हुआ विधानसभा में तो जयंत चौधरी के समर्थन में यहाँ पर प्रचार करने चंद्रशेखर आज़ाद भी खतौली पहुंचे थे। अब जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर समर्थन करने पहुंचे तो उसका फायदा मिला जयंत चौधरी को। उनके विधायक प्रत्याशी बने थे वहाँ से और मदन भैया वहाँ से प्रत्याशी बने, जीत कर भी आए, बीजेपी उम्मीदवार को हरा भी दिया था। अब ये चीज़ देखिए कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर समर्थन में यहाँ पर अगर प्रचार करने पहुँचते हैं तो असर पड़ता है, जीत मिलती है जयंत चौधरी को। ऐसे में अब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर यहाँ पर अखिलेश यादव अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतर जाते हैं बुरी तरीके से तो जयंत चौधरी की स्थिति और भी ज़्यादा खराब कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी को आगामी वक्त में झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। पहले ही लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं किनारा कर चुके हैं और जिन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी उनको चुनाव लड़वाना चाहती थी, अखिलेश यादव के खेमे से उन्होंने किनारा कर लिया था और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने महज 2 सीटें उनको देने का काम किया है। नाजमीन से अगला सवाल लेंगे। नाजमीन, क्या अखिलेश यादव तमाम जो है ब्राह्मण समुदाय की महासभाओं में जाते हैं, वहाँ से कुछ लोगों का जो है अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाते हैं? क्या ये बीजेपी को घेरने की एक रणनीति तैयार की जा रही है पीडीए का नारा देकर या फिर जो है जनरल कास्ट से भी कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाकर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है, चाहे विधानसभा का चुनाव चाहे लोकसभा का चुनाव, सभी वर्गों को लेकर साथ चला जाएगा तो वोट प्रतिशत यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तभी तो विधानसभा चुनाव में 3 राज्य वो जीत लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा कितने राज्यों में देखा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो राज्य भी कांग्रेस पार्टी से छीन लिए। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य माना जाता है। समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से बात करें, सहयोगी दल नाराज नजर आते हैं। जयंत चौधरी की चर्चा जैसे आपने की, नाराजगी के चलते ही सीटों को लेकर ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। पल्लवी पटेल का जिक्र करें, वो भी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर और पीडीए की विचारधारा को लेकर ही अखिलेश यादव से नाराज थी। तभी राज्यसभा में वोट सिर्फ यहाँ पर राजीव रंजन को देती हुई नजर आई थी। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो नाराजगी है इसको दूर करना है और भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले के साथ ही चलना है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर चल रही है ताकि सभी वर्गों को और सभी जाति को साध सके और उनका वोट पा सके। खुद यादव समुदाय की बात करें तो यादव समुदाय का तो वोट उन्हें मिलेगा ही। यहाँ पर कई और समुदाय को साधने की बात करते हैं तो ब्राह्मण जिस तरीके से आपने कहा, तो यहाँ पर एक बड़े वर्ग को लेकर भी वो चल रहे हैं और इसी कवायद में भारतीय जनता पार्टी से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव पूरी रणनीति तैयार करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी से तमाम यहां पर संगठनों के पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल करवाना कहीं ना कहीं राजनीतिक आधार को बढ़ाता है। अमन जी से अगला सवाल रहेगा। अमन जी, जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, चुनाव बिल्कुल पास आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी में बताया जा रहा है कि 15 ऐसे दूसरी पार्टियों के विधायक जो हैं या फिर पूर्व में विधायक और संगठनों के यहाँ पर पदाधिकारी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। विशेष तौर पर क्या मेरठ, बागपत या जो पश्चिमी यूपी का पूरा इलाका है, यहाँ पर जयंत चौधरी की काट निकालने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं अखिलेश यादव, और क्या इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल, कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए अलीगढ़ पहुंचे थे तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोकदल के जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर अपने झंडे लेकर पहुंचे थे। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से जो पश्चिम यूपी है उसके अंदर जो इंडिया गठबंधन अपनी नज़रें लगाए हुए है, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी जो उनके पहले साथी थे, जैसे ही बीजेपी में पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो
स्थिति मजबूत लग रही थी वो कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ पर अगर साध पाए, यानी कि जो कह सकते हैं कि पश्चिम यूपी की जो राजनीति है अगर उसको साध पाए यहाँ पर अखिलेश और राहुल गांधी, तो यहाँ पर कुछ उनको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ऐसे में ना सिर्फ बीजेपी, ना सिर्फ कांग्रेस, सपा, बसपा, बल्कि इस समय ऐसा लग रहा है कि जो भी नाराज़ है वो अपने दल बदलने को आतुर है, चाहे बीजेपी के हों। जैसा हमने देखा कि जिस तरह से सिंधिया को जो सीट दी गई है गुना की, उसके बाद वहाँ से केपी यादव लगातार नाराज़ बताए जाते हैं। अगर हम जो राजस्थान की बात करें, यहाँ पर जो चूरू सीट है उससे जो सांसद हैं राहुल, वो भी खासे नाराज़ हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारी जगह हैं, और सिर्फ जगह नहीं बल्कि दल भी ऐसे बहुत सारे हैं जो एक दूसरे के टच में हैं, लगातार संपर्क में। क्योंकि आप बिहार में देखिए जहाँ पे चिराग पासवान लगातार जिस तरह नाराज़ चल रहे हैं उनको लेकर जो तेजस्वी हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने किसी को रोका नहीं है, जो भी आना चाहता है वो हमारे साथ आ सकता है। इसी तरह से अखिलेश यादव भी लगातार जो है मायावती को अपने साथ लेकर आने का कह सकते हैं प्रोसेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो और बाकी नेता हैं जो बीजेपी से असंतुष्ट हैं वो भी शायद सपा का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो अपनी सियासी ज़मीन है दिनेश, उसको मजबूत करने के लिए सियासी पार्टियां जो हैं, राजनीतिक जो भी दल हैं, वो खुद को मजबूत मैं करना। रोकना चाहूंगा, क्या किसान आंदोलन चुनाव में एक अहम रोल निभाने वाला है? क्या जयंत चौधरी किसान आंदोलन के चलते और उन्होंने एनडीए खेमे में आने का जो फैसला किया है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कोई ठेस पहुंचने वाली है? देखिए, मुझे बिल्कुल पहुंचने वाली है। और जाहिर बात है कि जयंत चौधरी ने पहले बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो किसानों के हक में उन्होंने बातें कही हैं। तमाम सारे ट्वीट उनके वायरल हो रहे हैं, तमाम सारे वीडियो भी उनके निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं आप कि जिस तरह से जयंत चौधरी बीजेपी का उन्होंने रुख किया है, कोई भी ये मान नहीं रहा था कि वो इतनी सारी बातें कहने के बाद जो है बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन अब चूंकि वो शामिल हो चुके हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से, और उनके एक कह सकते हैं खेमे के एक विधायक को मंत्री भी बनाया जा चुका है। तो ऐसे में पूरी तरह से मान लिया जाए कि वो बीजेपी के साथ हो गए, तो क्या अब किसान उनके साथ आते हुए नजर आएंगे? जो वोट बैंक उनका एक समय मजबूत था, क्या वो उनके साथ रहेगा? क्योंकि ये भी खबरें लगातार सामने हैं कि तमाम सारे विधायक उनके नाराज़ हैं। अगर उनकी नाराज़गी दूर नहीं कर पाए तो उनके लिए सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी के लिए संगठनात्मक रूप से पश्चिमी यूपी में अपनी जो राजनीतिक पकड़ है उसको मजबूत रखना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। क्योंकि तमाम ये खबरें सामने आ रही थी कि बागपत या फिर मुजफ्फरनगर सीट आरएलडी को दी जा सकती है और यहाँ से जयंत चौधरी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जो इस वक्त जयंत चौधरी के राजनीतिक चिर प्रतिद्वंदी बन चुके हैं, क्या उनको अब यूपी में, पश्चिमी यूपी में फायदा मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।